हे गाइस, दिस इज़ मी प्रेरणा सिंह एंड वेलकम टू प्रेरणा एजुकेशन। हमारी चल रही है इंडियन पॉलिटी और लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाना। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, किस तरह से ये मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, किस तरह से हमारी मंत्रिपरिषद का गठन होता है और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानने से पहले थोड़ा जानते हैं अपनी पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में। हमारे संसद के कितने भाग होते हैं? देखो, संसद के दो सदन होते हैं। एक होता है निचला सदन जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, जिसे जनता का दल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन बोलते हैं। लेकिन वही संसद के तीन भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही भाग होता है। तो लोकसभा जिसमें सदस्यों की संख्या है 550, मैक्सिमम जो संख्या थी वो थी 552, जिनमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे लोकसभा में। तो अभी ये व्यवस्था ख़त्म कर दी है, लेकिन लोकसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या हो गई 550, जिनमें से 530 स्टेट से आते हैं। 530 सदस्य जो हैं लोकसभा के वो स्टेट से आते हैं और 20 सदस्य होते हैं यूनियन टेरिटरी से। वहीं राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या है 250, जिनमें से 238 सदस्य आपके स्टेट से आते हैं और 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। 12 जो सदस्य हैं वो विज्ञान, साहित्य, कला, इन सब क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। जो लोकसभा के कुल सदस्य हुए 550, जिनमें अभी जो वर्तमान में लोकसभा में जो सीट फुल हैं वो हैं 545। लोकसभा में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में जीत के आएगी उसका जो लीडर होगा वो अपॉइंट होगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट करता है इसको? प्रेसिडेंट। क्योंकि हमारे संविधान में क्या दिया है कि जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, लेकिन वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। उसको एड और एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। 91वां अमेंडमेंट आया 2003 में, जिसमें ये बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम कितनी रह सकती है। लोकसभा के जितने भी कुल सदस्य हैं उनका मैक्सिमम 15%, इससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या नहीं होगी। यानी कि जो टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसके 15% ही मैक्सिमम, उसे कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे वो 15% ही हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में इसको बांट दिया, जिसमें पहले हो गए आपके कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लगभग 80 मेंबर हो गए। मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को बना दिया कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर जिन्हें अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर्स को अलग अलग इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका अध्यक्ष बना दिया जाता है, और जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनकी हेल्प के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, इनको मिनिस्ट्रीज़ का इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्यूटी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनमें डिफरेंस किस बेस पे किया जाता है? तो इनकी जो रैंक होती है और इनको जो सैलरी मिलती है, अलाउंसेस, और इनका जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होता है, बेस पर इनमें डिफरेंस किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर द आर्टिकल 75, और इसके लिए एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे मेंबर को एज ए मिनिस्टर अपॉइंट करता है
जो पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 मंथ्स के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, वरना उसका जो पद है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे मेंबर को एज ए मिनिस्टर अपॉइंट करता है जो पार्लियामेंट के किसी भी सदन से बिलोंग नहीं करता तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी, अदरवाइज़ उसका जो पद है, उसकी जो सीट है मिनिस्टर की, वो खाली हो जाएगी। ये कोई मिनिस्टर है और वो लोकसभा का सदस्य है तो ऐसा नहीं होगा कि केवल वो लोकसभा के कामों में ही भाग ले या उसकी कार्रवाई में ही भाग ले, तो किसी भी सदन का सदस्य हो वो दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में भी भाग ले सकता है, लेकिन उसे जो वोट करने का अधिकार होगा वो केवल लोकसभा में होगा। यानी कि राज्यसभा में भी वो जाके बैठ सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट करने का अधिकार अगर जिस भी सदन का है उसी सदन में होगा। और ये जो मिनिस्टर्स हैं इनकी जो सैलरी होती है, इनके अलाउंसेस होते हैं, वो टाइम टाइम पर फिक्स किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट। ये सारी बातें हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, किस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन होता है और फिर उनको भी 3 भागों में बांट दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर। आर्टिकल 77 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 77 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाएंगे। आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी होगी, मैंडेटरी होगी। और ये किया गया 42nd एंड 44th अमेंडमेंट से, जो कि 1976 और 78 में हुए। उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी बना दी। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एक बार जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एडवाइस कर रही है उसको पुनर्विचार के लिए बोल सकती है, लेकिन अगर फिर से वो वही एडवाइस करते हैं तो प्रेसिडेंट उसके लिए बाध्य होगा, प्रेसिडेंट को वो माननी ही होगी। इसके अलावा जो लोकसभा होती है, अगर लोकसभा विघटित हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, तो जो मेंबर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो तब तक बनी रहेंगी जब तक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो जाती। तो लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की एडवाइस प्रेसिडेंट के लिए बाध्यकारी नहीं होती, फिर वो चाहे तो उसे मान भी सकता है या उसे नहीं भी मान सकता। आर्टिकल 75 जो मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात करता है, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसके लिए एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के नाम पर सारे काम कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि वो जो भी काम करे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को दे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 78 में दिया है। तो 74 ये कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, और 75 उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 77 जो भी काम होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाएंगे। आर्टिकल 78 सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है उसकी सूचना प्रेसिडेंट को देगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है मंत्रिपरिषद। ये कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति, वो भी कलेक्टिव रूप से। अगर मिनिस्टर्स की इंडिविजुअली बात की जाए कि मिनिस्टर जो होते हैं वो इंडिविजुअली किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो मिनिस्टर्स इंडिविजुअली जिम्मेदार होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति। प्रेसिडेंट की दया से ही वो अपने पद पर बने हुए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में क्या डिफरेंस होता है? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है? कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद के बारे में हमने जाना, ये एक बड़ा समूह है, मंत्रियों का बड़ा समूह, जिसमें 60 से 70 तक मंत्री होते हैं। अब इस मंत्रिपरिषद में से कुछ मंत्रियों को निकाल कर एक समूह बनाया, 15 से 20 मंत्रियों का समूह, जिसको हमने बोला कैबिनेट। सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यवाही में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो ये एक डिफरेंस हुआ। कैबिनेट क्या है?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में। अब ये जो कैबिनेट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको डाला गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 में, इसमें कैबिनेट को शामिल किया, यानी कि मूलतः ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब किचन कैबिनेट क्या होता है? किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट, ये जो कैबिनेट के मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनमें से ही कुछ मिनिस्टर्स को निकालकर और प्राइम मिनिस्टर अगर चाहता है, जो बहुत ज़्यादा उसके करीबी लोग हैं, जो मंत्री भी नहीं हैं, बाहर से भी इसमें मेंबर्स को इंक्लूड कर सकता है, जो कि उसके बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं, उसके फैमिली मेंबर्स या उनका जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा किचन कैबिनेट। कैबिनेट कमिटीज़ क्या होती हैं? कैबिनेट कमेटी दो तरह की होती हैं, एक होती है परमानेंट, दूसरी होती है टेम्परेरी टाइप। जो परमानेंट कमेटी होती है उनको बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटीज़। स्थायी समिति होती है उनको बोलते हैं एडहॉक कमेटी। टेम्परेरी कमेटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ये कमेटी भी डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये इस्टेब्लिश की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। सदस्य होते हैं वो 3 से लेके 8 मेंबर्स होते हैं। मोस्टली प्राइम मिनिस्टर इनका हेड होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी इनके हेड हो सकते हैं। तो कैबिनेट कमेटी जो कि दो तरह की होती हैं, एडहॉक और स्टैंडिंग कमेटी। एडहॉक जो होती हैं वो टेम्परेरी टाइप की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट टाइप होती हैं, जिनमें सदस्यों की संख्या 3 से लेकर 8 तक होती है। ये इस्टेब्लिश की जाती हैं, अपॉइंट किए जाते हैं मेंबर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इनको हेड भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर भी इनको चेयर कर सकते हैं। हमने डिटेल में जाना काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बारे में, क्या डिफरेंस होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कैबिनेट में, कैसे किचन कैबिनेट क्या है और कैबिनेट कमेटीज़ क्या हैं।